हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुसलाम आपके सामने आज लेके आया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग दो साल के क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप पैटर्न को भी समझ लेंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं इसका एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। 2009 से 2020 के बीच में टोटल 6 पेपर हुए हैं। इन 6 पेपर्स को अगर देखा जाए तो इसमें जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, देखिए 2009 में एक पेपर हुआ है, ठीक है, 2016 में एक पेपर हुआ है, 2017 में एक पेपर हुआ है, ठीक है, एक पेपर 2014 में हुआ है, ठीक, 2019 में एक पेपर हुआ है और 2020 में एक पेपर हुआ है। अब अगर देखा जाए तो शुरू के जो समय थे, ठीक है, शुरू के ये जो 3 साल थे 2009, 16 और 14, तो ये वो टाइम थे जब कंप्यूटर की लिटरेसी पे लोगों का इतना फोकस नहीं था। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर लिटरेसी मस्ट हो गया है। आपके पेपर में CCC या O लेवल भी मांग लिया गया है, एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर एक चीज़ और मस्ट है कि टाइपिंग कंपोजिंग का भी है। तो कंप्यूटर की लिटरेसी अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो 9 में आपके कंप्यूटर के सिर्फ 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 14 में अगर हम बात करें तो 14 में भी 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब 10 के ऑन एवरेज चल रहा था। लेकिन 16 में 10 हुए, 17 में यही क्वेश्चंस बढ़ के 25 हो गए, ठीक, और 18 में पेपर नहीं हुआ। 19 में जब पेपर हुआ तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 20 में भी 20 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर आपके पेपर में 20 क्वेश्चन तक लेकर आ रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न बड़ा मिक्स पैटर्न होता है। बेसिक कंप्यूटर से शुरू करते हैं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल को लेते हैं, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 15 क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक पैटर्न से आते हैं, आप आसान से कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल एडवांस लेवल के होते हैं। ये वही कर पाता है जिसको कंप्यूटर की ठीक ठाक समझ होती है। तो यहाँ पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपके इस 20 क्वेश्चन में से या जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लें। आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता भी रहूँगा, ठीक है। आप हमारे इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए। ये सीरीज़ कई पार्ट में बनेंगी तो उसको हम देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। हम डिस्कस करेंगे आज 2 साल के पेपर, ठीक है। पहला पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो 2016 का करेंगे। 2016 में 9 क्वेश्चन आए थे। तो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। 16 में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट टू B1416, है ना, B14 बेस 16, है ना। बेस 16 मतलब क्या है, ये हेक्सागोनल है ना, हेक्साडेसिमल है। और यहाँ पे ये बेस 10 दिया हुआ है डेसिमल में। तो यहाँ पर कन्वर्जन पूछ रहा है, किसका, हेक्साडेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेक्साडेसिमल की टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपको टेबल पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर टेबल नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक। देखिए ये टेबल यहाँ पर दी हुई है, ठीक। इस टेबल में यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है डेसिमल नंबर 15 तक, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर देखेंगे तो A, ठीक, हमारे पास जो नंबर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर दे B14, है ना। यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है, पूछा गया B14, ठीक। अब B की पोजीशन यहाँ पर क्या है, B है 11 पे, ठीक। तो ये तो 11, 1 तो 1 ही है, 4 ही है, ठीक। अब हमें करना क्या है, अब हमें 16 की 2 तरह है, या तो 16 की पावर ले लें, 16 की पावर 0
मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2, है ना। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ऐड करके जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2836। ये सीधे डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको डेसिमल में दो तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट कन्वर्ट करने का, ठीक है। आपने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ आई हैं उसको डेसिमल के इक्विवेलेंट रखा और 16 की इधर से आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड 16 की पावर 0, 1, 2 जितने भी नंबर हैं आप 0 से शुरू करके बढ़ाते चले जाओ और फिर 16 की पावर 0, 1, 2 से करके क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, ऐड करके आंसर निकल आएगा, ठीक। एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आपको इसको घर में प्रैक्टिस करना रहेगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। एक आसान तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा लंबा मेथड है लेकिन ये आसान है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जैसे बी के इक्विवेलेंट डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है कितना, बी के इक्विवेलेंट डेसिमल दिया है 001, तो 01011। 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल दिया हुआ है 0001 और 4 के इक्विवेलेंट जो डेसिमल दिया है वो ये दिया हुआ है 0100। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पूरा मिल गया क्या, ये इसके इक्विवेलेंट बाइनरी मिल गया है। अब बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कभी भी बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1011 इस तरह से है तो 2 की पावर 0 से शुरू करना है, 1, 2, 3 और फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है, ऐड कर देना है ना, सिंपल सा है। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका 2A5 है हेक्साडेसिमल वैल्यू, तो आपने क्या किया 5 16 की पावर 0, है ना। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। 5 और 16 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई करें 5 आया, 16 की पावर 1 ए की वैल्यू कहाँ पे आती है, ए की वैल्यू स्टैंड करें 10 पे, तो 16 × 10 16 स्क्वायर मतलब 256 और यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू 2 512। इसी तरह से उसमें भी यही करना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। और जब आप ऐड ऑन करोगे तो एक पर्टिकुलर डेसिमल में वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, है ना। क्वेश्चन को एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। B14 है ना, देखो ये 11 × 256 आपको करना रहेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर तो 16 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, 16 और 4 तो 20 हो गए और 11 × 256 करोगे अट्ठाईस 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर देखिए मैच कर गया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से इसे कर लोगे। ये मेथड एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल बनता है यहाँ से कन्वर्जन का, चाहे डेसिमल टू बाइनरी हो, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल तक बनता है। अगर ऑक्टाडेसिमल होगा तो 16 की जगह आप क्या यूज़ करोगे, 8 यूज़ करोगे। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वैल्यू को, एक क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज फॉर द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ द पर्पस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जाता है सकता है। तो किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए, फिर उसमें भी सिलेक्ट करने को दिया है। तो बिजनेस टूल के रूप में किया जाता है, व्यापारिक औजार के रूप में, एकदम सही बात है भाई, किया जा सकता है। फिर आता है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, संचार की सुविधा के लिए, है ना। फिर ये भी सही है, टू हैंडल क्रिएशन एंड डिलीशन प्रोसेस, क्रियाओं के निर्माण तथा विलोपन संचालित करने हेतु, ये भी एकदम सही है ना। बैकअप सिस्टम प्रदान करने हेतु, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सब 1 2 3 4 सब यहाँ पर सही है, तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। ओके गाइस, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं जिनसे हम किसी ना किसी तरह का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके मोबाइल में ये देखिए सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और तीसरा होता है यूटिलिटी। एंटीवायरस क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरीज आपको मिलेगी जनरलाइज फॉर्म में। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉस। इन डॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द वॉल्यूम लेवल ऑफ अ डिस्क। किसी भी डिस्क का वॉल्यूम या उसको के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं? तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में रहता ही है। और अगर उसमें आपको किसी डिस्क का वॉल्यूम मतलब मेमोरी बढ़ानी है, घटानी है या पार्टीशन करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? लेवल EXC, है ना। आप ये कमांड यूज करोगे तो आसानी से आप ये चीजें कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या है? लेवल। ठीक है, अब देखो डॉस की जिसको जानकारी होगी वो थोड़ा सा अच्छे से कर लेगा। डॉस के 8-10 कमांड ऐसे हैं जो पेपर में कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, चलिए आगे वाले सीरीज में मैं सब आपको बताऊंगा कौन कौन से कमांड है और कैसे आपको याद रखना है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की मेमोरी होती। इसमें यहां पर दिया हुआ है रैम। ठीक है, रैम प्रोवाइड डेटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड इट इज अ वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, ये त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा ये शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि जैसी पावर गया डेटा उसी के साथ गायब, है ना, इसे बोलते हैं वोलेटाइल। तो रैम में ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इट इज अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये डेटा सिस्टम बंद होने पर, इलेक्ट्रिसिटी जाने पर इसमें जो भी डेटा है वो कभी खत्म नहीं होता, उड़ता नहीं है। इन नेचर इज नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP डिवाइस, है ना। तो ये भी एकदम सही है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM। इट कैन बी इरेज बाय सिंपल एक्सपोजिंग टू अ सोर्स ऑफ UV रेज, UV लाइट, एकदम सही है, ये भी सही है। इरेजेबल प्रोम जो होती है उसमें डेटा को मिटा के फिर से उस पर प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। डायनेमिक रैम कौन सी होती है? DRAM, चिप स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डायनेमिक रैम इसको नहीं स्टोर करती है, ये रोम का काम होता है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। तो बायोस जो सिस्टम होता है उसको रोम लेके चलता है। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है या सही है। तो इसमें जो सही है वो आपका 1 2 3 है, 4 बिल्कुल गलत है। तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको क्या समझ में आया। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये क्वेश्चन डेटाबेस था। अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डैशबोर्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट डिजिटल कैमकॉर्डर, external hard drive and other device that can benefit from high transfer rate. It can also used to connect to computer to transfer file. ठीक है, डैशबोर्ड डिजिटल कैमकॉर्ड बाय हाई ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, या 2 कंप्यूटर को संयोजित कर फाइल का हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, हिंदी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ी और लिखी जाती है और एग्जीक्यूट भी इंग्लिश में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट होता है? पैरेलल, इंफ्रारेड, फायर वायर या सीरियल। तो अगर बात करें कि वो कौन सा पोर्ट है, डेटा को आसानी से ट्रांसफर करता है 2 कंप्यूटर के बीच में, और कैमरा कॉर्डर और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या अलग अलग तरह की चीज़ों को डेटा को ट्रांसफर करने में मदद करता है, तो वो है फायर वायर केबल, है ना। फायर वायर केबल क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये आपके फायर वायर केबल होते हैं, आप देख सकते हैं, ये आपके फायर वायर केबल होते हैं, ये पोर्ट होते हैं और ये फायर वायर केबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, और आपके कैमरा हो गया या कोई भी 2 कंप्यूटर के बीच की कनेक्टिविटी होगी वो इसी से ही
बनाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संगणक मतलब हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब संगणक या कंप्यूटर के अंदर इन पॉइंट को कंसीडर करिए। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप लोग को जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकता है। इनपुट यूनिट, ठीक है, एंड आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट, ठीक है, इनपुट होगा यहाँ पे, एंड इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन डेटा फ्रॉम द यूजर। इनपुट यूनिट क्या करती है? एक्सेप्ट करती है यूजर से डेटा, ये एकदम सही पॉइंट है। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द आउटपुट रिड्यूस बाय द कंप्यूटर एज द रिजल्ट। आउटपुट यूनिट क्या करती है? उस रिजल्ट को देती है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, मॉनिटर आउटपुट यूनिट है। आप जो कीबोर्ड पर इनपुट देते हो, जो लिखते हो, वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो ये इनपुट और आउटपुट का दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का क्या है? इट इनकॉर्पोरेट टू स्टोर द इनपुट इंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, है ना। तो ये क्या करता है? ये कार्यों को प्रारंभ करता है प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द हार्डवेयर इन द कंप्यूटर दैट कैरीड आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ये एक कंप्यूटर के अंदर का हार्डवेयर होता है जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को कैरी करता है। तो भाई ये भी सही है, तो इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3, 4, ये सब सही है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, डैश इन्फेक्ट द डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, एक डैश एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पथ को परिवर्तित करके एक संगणक की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। तो वो कौन सा वायरस होता है? जो भी संक्रमण या इन्फेक्शन फैलाता है वायरस। मल्टीपार्टाइड वायरस, बहुभागीय वायरस, बूट सेक्टर वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, ओवरराइट वायरस। तो ये वायरस कौन होता है जो किसी पाथ को मैनिपुलेट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है? वो होता है फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस हमेशा फाइल की लोकेशन के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं और जहाँ पे फाइल होती है वहाँ से हटाकर उसे हिडन कर देते हैं। इसे फाइल सिस्टम वायरस बोलते हैं। आप देखते हैं अक्सर आपकी शॉर्टकट्स बन जाते हैं, वो इसी के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पे सोचिए, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट। ठीक है, ये जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हम तीनों की को जब एक साथ दबाते हैं तो वो फॉन्ट के साइज को बढ़ाता है। कंट्रोल प्लस डिलीट द वर्ड राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर की दाईं ओर के शब्द को मिलाता है, ये भी सही है। कंट्रोल ई अलाइन द लाइन और सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और कंट्रोल L इंसर्ट लिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इसका आंसर दिया था C, सब सही है, लेकिन इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है D। C और 3 और 4 बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंट्रोल E और कंट्रोल L अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है लेकिन E नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब एग्जैक्टली क्या है? 1 एंड 2। लेकिन हाई कोर्ट ने जो जवाब दिया था वो 1, 2 एंड 3, 4 ये सब दिए थे, लेकिन बाद में इसने को चेंज किया। ठीक, इसे याद रखिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेसिक फंक्शन ऑफ डैश इज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से कमांड के द्वारा 2 स्ट्रिंग को आपस में हम जोड़ सकते हैं, है ना। वी लुकअप, सम इफ, डी सम, कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉनकैटिनेट जो होता है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सम अप भी जोड़ता है लेकिन 2 संख्याओं को जोड़ता है। यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा। तो ये दोनों भी जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है? कॉनकैटिनेट, ये याद रखिएगा। क्लियर है?
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2017 के क्वेश्चंस पर। 2017 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एमएस ऑफिस कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव या कौन सा कंपोनेंट जो है वो नोटपैड के जैसा होता है? तो नोटपैड के जैसा कौन सा कंपोनेंट होता है? एमएस वर्ड। कौन सा होता है? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड एकदम राइटिंग कंपोजिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आपका यहाँ पर होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेव द चेंजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स इन अ न्यू फाइल, है ना। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज करना है नई फाइल में, है ना, तो आप क्या करोगे? सेव एज, ठीक है, आप क्या करोगे? सेव एज। कंट्रोल एस कर लोगे तो वो उसी फाइल में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे जहाँ पे फाइल का फोल्डर का सिंबल बना है उस पर क्लिक करोगे, सेव एज में जाओगे, नया फाइल का नाम डाल के उसको नए तरीके से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट इन अ न्यू फाइल, नई फाइल में अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कैसे इसको सेव करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डेटा ट्रांसफर बिटवीन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन वाया कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, टेबल, स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड पर पहले हम पेस्ट करते हैं और फिर उसी कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड पर ले जाके, फिर वहीं से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। तो क्लिपबोर्ड बीच का मीडियम बनता है कॉपी पेस्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? अकाउंटिंग मतलब पूरा डेटा की जानकारी और सब कुछ करना। देखो वर्ड तो कंपोजिंग है, एमएस एक्सेल भी अलग काम होता है। एमएस एक्सेल का काम बेसिकली आपके अकाउंट की डिटेल और जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रो नंबर एंड कॉलम लेबल आर प्रीसीडेड बाय डैश सिंबल, ठीक है। ये डेटाबेस के अंदर आता है। डेटाबेस के अंदर जो एब्सोल्यूट सेल होता है, सेल एड्रेस होता है, रो नंबर होता है या कॉलम लेबल किसके बाद से प्रोसीड होता है? वो होता है डॉलर के सिंबल के बाद से। किसके? डॉलर का जो सिंबल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, डॉलर के सिंबल के इससे पहले लगा होता है ना। द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड 27 कॉलम, ठीक है। 27 कॉलम का मतलब क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। तो ए से जेड हो गया, तो अब 27 में क्या आएगा? ए आएगा। और पहला सेल होगा तो फिर भाई उसमें क्या होगा? आपका जो इसमें सही जवाब होगा, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में वो होगा AA1, ठीक, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा समझिए। ये देखिए, ये कॉलम है और रो है, तो रो 1 है और कॉलम आपका 27 है। तो जब A से Z तक जाएगा तो फिर 26 हो जाएगा और फिर 27 पे क्या होगा? AA होगा, है ना, AA, फिर AB, AC, ऐसे करके एक वाला चलेगा, फिर बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड 27 कॉलम। तो 27 कॉलम, तो देखो ये कॉलम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं और Z तक आपका 26 कॉलम हो जाएंगे। 27वां फिर AA आएगा, है ना, फिर 28वां क्या होगा? AB आएगा, 29वां AC होगा, इसी तरह तो बढ़ता जाएगा। और पहली रो तो यही है और फिर इसके साथ जो यहाँ पर होगा वो AA आपका 27वां होगा, AB आपका 28वां होगा, AC आपका 29वां होगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक। पहले आपका कॉलम होता है, फिर रो होता है, तो AA कॉलम हो गया और रो का नंबर लिख गया 1, ठीक। फिर आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सेल एक्सप्रेशन में 64 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 का मान क्या होगा? तो एक्सेल का बेसिक फंडा होता है, डिवाइड करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। ये हमेशा किधर से शुरू होता है? बॉडमास का रूल होता है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब आएगा वो 4 आएगा, ठीक।
ठीक, बहुत से लोग इसका सही जवाब 4 नहीं निकालेंगे क्योंकि वो इधर से चलेंगे। ठीक है, आपको कंप्यूटर हमेशा लेफ्ट से चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसका सही जवाब है। फिर आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर पे अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ओरल रिप्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशंस। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डैश का कलेक्शन है जिसका उपयोग मॉकिंग प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं डिफरेंट टाइप, जैसे ये भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी स्लाइड बनाई है और स्लाइड का कनेक्शन होता है, तो ये क्या है, अलग अलग स्लाइड का कलेक्शन है ना। तो इसे याद रखिएगा, पावर पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स कैन बी यूज टू क्रिएट ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज गुड टू यूज व्हेन यू वांट टू डिलीट कॉपी पेस्ट और मूव योर स्लाइड। ठीक है, तो वो कौन सा व्यू होता है जो स्लाइड को मूव, रिव्यू और उसमें एडिटिंग और मॉडिफाइंग करने के लिए आसान होता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, बगल में छोटी छोटी स्लाइड्स बन के आ रही होती है, उसे बोलते हैं स्लाइड स्लॉटर व्यू, है ना। इसे याद रखिएगा, सॉर्टर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेबकैम, MICR। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। ठीक है, आपको बताना है ना, और आप मेरे साथ बता भी सकते हैं। भाई जॉयस्टिक तो भाई इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के लिए यूज होती है। लाइट पेन भी लिखने के काम आता है, साइन वाइन करने का काम आता है। वेबकैम का ही काम होता है भाई यहाँ पर। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इन कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। आपका वेबकैम ही आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में काम आता है। क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट और होस्ट के लिए आईडी के लिए डैश बिट का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 8 लगभग 32 बिट का काम होता है ना। 32 बिट आपको मिलेगा। क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है। इसको याद रखिएगा। 3 अगर हम क्लासेस को देखते हैं तो यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी के लिए, ठीक है, क्लास A में नेटवर्क आईडी के लिए 8 और होस्ट आईडी के लिए 24 होते हैं। ठीक, फिर आपका B में दोनों में बराबर होते हैं। C में क्या होता है, C में आपका नेटवर्क आईडी के लिए 24 और होस्ट आईडी के लिए 8 होते हैं। तो इसका सही जवाब है 24 और 8, कुल मिलाकर 32 बिट का पूरा पैटर्न होता है। ठीक, आप इसे देख सकते हो, ये ठीक रेंज को देख सकते हो। ठीक, देखिए यहाँ पर शुरू के जो आपके 4 बिट्स होते हैं वो ये किसके लिए स्टोर करते हैं, ये आपके नेटवर्क के लिए, और बाकी ये सब होस्ट के लिए 00 हमेशा होस्ट को इंडिकेट करते हैं और 255 जो होते हैं वो नेटवर्क को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर एक 255 का मतलब है 4 बिट्स। ठीक, तो यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पर 8 बिट्स है, तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 24 है और एक 0 का मतलब है 8। तो याद रखिएगा, ये चाहे A पूछे, चाहे B पूछे, चाहे C पूछे, सबका आपका पैटर्न एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, A B C का ही पूछता है, बाकी D तो मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क के लिए कितना है, आपका नेटवर्क के लिए 8 और आईडी के होस्टिंग के लिए 24, इसमें 16 और 16 का बराबर से डिवाइडेशन होता है, इसमें 24 और 8 होता है। तो ये पैटर्न याद रखिएगा। ठीक, शुरू का आपका नेटवर्क का होता है और होस्ट का बाद में होता है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू एंटर हैंड रिटन सिग्नेचर। ठीक है, तो भैया आपका यहाँ पर हैंड रिटन जो होता है वो टैबलेट पे होता है, पेन टैब या किसी भी टैबलेट पे। तो ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, पेन टैब भी यूज़ कर सकते हैं। प्लॉटर, जॉयस्टिक, माउस जो है ये सिग्नेचर करने में काम नहीं आएंगे। ये आपका इनपुट डिवाइस है लेकिन इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 22 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलफोन टेक्नोलॉजी सपोर्ट एट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी, 1G, 2G, 3G, 4G
तो भाई उसका सीधा सा जवाब है 4G। आजकल जो आप यूज़ करते हैं 4G टेक्नोलॉजी है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, 4G टेक्नोलॉजी जो होती है 100 बिट्स से 1 गीगाबिट्स के बीच में सपोर्ट करती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और 2G जो होती है वो 14.4 किलोबिट्स के लिए होती है, GB 53.6 किलोबिट्स पर सेकेंड के लिए होता है ना, ओनली जी। ठीक, और 3G जो होता है 384 किलोबिट्स के लिए होता है, और फिर ये HH प्लस वो होता है, ये अलग अलग इसकी स्पीड होती है, इसे याद रखिएगा। सबके अलग अलग नेटवर्क होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा है ये इसका आंसर है। ठीक, ये 4G के लिए होता है। 5G के लिए क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन पूछा है। 5G बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर रिफ्लेक्ट इज फ्लेक्सिबल बिहेवियर। ठीक है, इसका फ्लेक्सिबल बिहेवियर कौन से प्रॉपर्टी से होता है, सटीकता, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेलिटी या डिलीजेंस। ठीक है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये होती है कि बहुत सारा काम कर सकता है, तो ये वर्सेटाइल होता है, बहुकौशल होता है, इस वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंडिकेट होती है। रिलायबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर नहीं आती, वो तो पर्सनल रिलेशन पे आती है। एक्यूरेसी आपकी सटीकता अलग ही चीज़ है, और अविराम लगातार चलना ये इसकी एक खासियत है। ये सब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, और EEPROM इलेक्ट्रिकल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। ठीक, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद EEPROM भी होती है, ये भी मिटाई के फिर से की जाती है, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है। और इन दोनों में तो पहली वाली एक बार प्रोग्राम होती, बाकी सब रीप्रोग्रामेबल है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है। बाइनरी जो होता है, बाइनरी 2 नंबर का मिलकर हुआ 0 1। ठीक है, ये नो, और ये किसको इंडिकेट करता है, यस। सर्किट ओपन है तो 1, क्लोज है तो 0। तो भैया यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता, तो यही इसका सही जवाब हो गया। ये बाइनरी नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक टेराबाइट किसके बराबर होती है। ठीक है, TB। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ये समझना है आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, बिट्स होती है, KB होती है, MB होती है, GB होती है और TB होती है। ठीक, यहाँ से यहाँ आने में आपको 10 की पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर 10 की पावर 3, या सिंपल से हम इसको लिख सकते हैं आपका 1024 KB जो होता है 1 MB के बराबर होता है। ठीक, 1024 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, 64 के बाद आपका आता है 128, फिर 256, 10 की पावर 9। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर टेराबाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 की पावर 20 मेगाबाइट बन के आएगा, अगर आप इसका कन्वर्जन करना चाहेंगे। ठीक है, 10 की पावर 9, सॉरी 10 की पावर 9 नहीं, 2 की पावर 9 हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं 2 की पावर 9 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है। ठीक, तो अब यहीं से आप बढ़ाते जाओगे MB और TB में। ठीक है, तो आपका 2 9 9 18 और 18 के सबसे नियर अबाउट जो होगा वो 20 होगा, तो 2 की पावर 20 मेगाबाइट यहाँ पे एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। ठीक है, एक घटक से दूसरे घटक तक कौन सा करता है, तो यहाँ पे डेटा बस है, एड्रेस बस है,
दोनों है, कंट्रोल बस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेजने का काम करता है कंट्रोल बस। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कंट्रोल बस क्या करता है, डेटा इसके पास आता है, यहाँ से फिर ले जाके इसको दे रहा है या इसको देना है, या इससे लेकर डेटा इसके पास आया, यहाँ से फिर इसके पास चला गया। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम कंट्रोल बस करता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, डैश और डैश गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, नैंड एंड नॉर, ये याद रखिएगा। दो गेट हमारे पास यूनिवर्सल होते हैं। वैसे लॉजिकल गेट हमारे पास 3 होते हैं और यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, नैंड एंड नॉर। चलिए देख लेते हैं किस तरह से गेट का डिवीजन होता है, याद रखिए। बेसिक गेट एंड, नॉट एंड और गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर होते हैं। इसके अलावा और भी गेट होते हैं जो सर्किट बनाने के लिए यूज होते हैं, एक्सऑर, एक्सनॉर, कई सारे गेट होते हैं। ठीक है, अब इनके सिंबल्स वगैरह याद रखिएगा जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, एंड गेट का सिंबल इस तरह से बनता है, और गेट का सिंबल, नैंड गेट का सिंबल, नॉर गेट का, एक्सॉर का, एक्सनॉर का। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू के जो 5 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गेट का सिंबल बना के पूछ लिया जाए कौन सा गेट है तो फंस जाओगे। स्पेशली नॉट, एंड और का पूछता है, और यहाँ पे एंड और में सिर्फ यहाँ पे आगे जाके नोक निकल आती है और ये कर्व होता है, बाकी दोनों एक ही जैसा लगता है, इसमें आगे बिंदी लगी होती है। तो इन सब गेट्स को अगर ध्यान रखोगे तो आसानी से आपके पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा डेटा को एक्सेस करने की स्पीड किसकी होती है, रैम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी। तो कैश मेमोरी जो होती है ये इसमें सबसे आगे होती है, कैश मेमोरी जो होती है, इसे ध्यान रखिएगा और यही इसका सही जवाब है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है ना। मैकेनिकल माउस, बिल्कुल गलत भाई, मैकेनिकल माउस में कोई लेजर लाइट नहीं होती है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल माउस इसका सही जवाब है। ऑप्टिकल माउस में नीचे रेड कलर की लाइट जलती है जिससे आप माउस को जब इधर उधर करते हो तो उसके मूवमेंट दिखाई देता है। कभी भी आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, इस तरह का माउस देखा होगा, है ना। और जिसमें नहीं जलती है वो मैकेनिकल माउस होता है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या हार्डवेयर यूनिट नहीं है, इसमें से हार्डवेयर क्या नहीं है, मैग्नेटिक इन कार्ड रीडर होता है ना, कार्ड को रीड करने वाला, लाइट पेन, ये भी बारकोड रीडर, ये भी है। इनपुट सब डिवाइसेस हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, और ये सॉफ्टवेयर जो है आपका एक तरह का इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसे याद रखिएगा। ठीक, बाकी सब आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रिंटर काफी शोर मचाता है। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है आपके पेपर को टच नहीं करता है। इम्पैक्ट पेपर को टच करता है और जब टच करेगा तो आवाज़ आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये प्रिंटर तो आवाज़ नहीं करेगा और इसी की दो कैटेगरी ये है और ये है, लेज़र डेड और इंकजेट। ये पेपर को टच नहीं करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी रोल प्रिंटर ये वो होते हैं जो वो आपके पेपर को टच करते हैं और आवाज़ बहुत करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपके पेपर को टच करेगा, खटपट खटपट आवाज़ आती रहेगी, तो ये आवाज़ या शोर करता है, जबकि ये सारे इसके कंपैरिजन में कम आवाज़ करते हैं। ठीक, आवाज़ तो इनमें भी आती है लेकिन कम आती है क्योंकि नॉन इम्पैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता किस चीज़ की होती है। अगर कंप्यूटर चलाना है तो सबसे पहले कंप्यूटर में, मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों देखी जाती हैं। फिर आता है यूनिक्स क्या है। यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 2007 इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम यूनिक्स की बात करते हैं तो ये बहु उपयोगकर्ता
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जबकि विंडोज़ एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पूरी इस सीरीज में एक क्वेश्चन बीच में मिस किया है मैंने, है ना, वो नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उसे ध्यान रखिएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमने ये टॉप के क्वेश्चन देख लिए हैं 2 साल के। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे, बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अपनी जितनी भी कन्फ्यूज़न, देखिए मुझे पता है कि बहुत से लोगों का बैकग्राउंड मैथ का नहीं होगा, तो मैथ का जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उनको वहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी। तो एक दो क्वेश्चन जो मैथ के बनते हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच।